नमस्कार। आज हम बात करेंगे शाहजहां की, एक ऐसी कहानी जो जितनी दिलचस्प है उतनी ही उलझी हुई भी। हाँ, वही शाहजहां, ताजमहल को बनाने वाले बादशाह। देखिए, शाहजहां का नाम लेते ही जाहिर है सबसे पहले यही एक तस्वीर दिमाग में आती है। प्यार की एक ऐसी निशानी जिसकी खूबसूरती आज भी दुनिया को हैरान कर देती है। लेकिन इस सफेद संगमरमर की चमक के पीछे एक दूसरी कहानी भी है। एक ऐसी कहानी जिसमें कई गहरे और स्याह रंग भी छुपे हैं। आज हम शाहजहां के दौर के इसी पैराडॉक्स को, इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत उस कहानी से करते हैं जो हम सबने सुनी है। 1628 से 1658 तक का शाहजहां का दौर, जिसे मुगल साम्राज्य का गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग कहा जाता है। अच्छा, जब हम कहते हैं स्वर्ण युग तो इसका मतलब क्या है? असल में ये नाम दिया गया है उन जबरदस्त आलीशान इमारतों और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की वजह से जो उनके शासन की पहचान बन गए। और ये कंस्ट्रक्शन कोई मामूली नहीं था। इसका स्केल बस सोचकर देखिए, इतना बड़ा था कि दुनिया की कुछ सबसे मशहूर इमारतें इसी दौर में बनी। ऐसी इमारतें जिन्हें आज भी हम देखते हैं तो बस देखते रह जाते हैं। और ये शान शौकत सिर्फ इमारतों में नहीं दिखती थी। नहीं, उनका दरबार खुद में एक तमाशा था। सोना, चांदी, कीमती पत्थर, हर चीज को इस तरह सजाया गया था कि वो ताकत का एक जबरदस्त प्रदर्शन लगे। दुनिया को एक सीधा संदेश देने का तरीका था कि मुगल साम्राज्य की ताकत बेजोड़ है। तो सवाल उठता है कि स्वर्ण युग को बनाने वाला इंसान, वो बादशाह खुद कैसा था? चलिए इन संगमरमर की इमारतों के पीछे खड़े शाहजहां के मिजाज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी थे। मतलब एक तरफ तो वो बेहद सख्त और डिमांडिंग शासक थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनके इंसाफ की भी बड़ी शोहरत थी। लेकिन इन सबसे ऊपर एक चीज थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी। वो था आर्किटेक्चर के लिए उनका गहरा पर्सनल जुनून। और यही जुनून जो उनकी सबसे बड़ी विरासत बनने वाला था, शायद कहीं न कहीं उनके पतन की वजह भी बना। पर इस सारी चमक दमक, इस शान शौकत की एक कीमत चुकानी पड़ रही थी। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये कीमत चुका कौन रहा था? इसका जवाब इस एक नंबर में छिपा है, 1/3। सोचिए, किसानों की कुल पैदावार का 1/3 हिस्सा लैंड टैक्स यानी भू राजस्व के तौर पर ले लिया जाता था। ये एक बहुत बहुत भारी बोझ था। तो जरा सोच कर देखिए, एक तरफ तो दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतें बन रही थीं और दूसरी तरफ आम जनता भारी टैक्स और अकाल की मार झेल रही थी। ये एक ही साम्राज्य के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे थे, एक जबरदस्त विरोधाभास। एक तरफ लगातार जंग चल रही थी, दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कभी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नतीजा, शाही खजाना लगभग खाली होने के कगार पर पहुंच गया था। मतलब सीधी सी बात है, साम्राज्य अपनी चादर से कहीं ज्यादा पैर फैला रहा था। मगर पैसों की कमी ही अकेली मुसीबत नहीं थी। साम्राज्य की नींव में और भी गहरी दरारें पड़ने लगी थी, और ये दरारें आने वाले एक बड़े तूफान का संकेत थी। हाँ, उनके शुरुआती मिलिट्री करियर में कुछ जीतें जरूर थीं, लेकिन उनके पूरे शासनकाल पर जो सबसे बड़ा दाग लगा वो थी उनकी सबसे बड़ी हार, सफवी साम्राज्य के हाथों कंधार का हमेशा के लिए छिन जाना। और ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा खोना नहीं था, नहीं, ये मुगल सल्तनत की इज्जत पर एक बहुत गहरा घाव था। इसके अलावा उनकी पॉलिसीज में भी एक बड़ा बदलाव आया। उन्होंने अपने दादा अकबर और पिता जहांगीर की जो मजहबी भाईचारे की नीति थी, उससे एक अलग, ज्यादा सख्त रास्ता अपना लिया। और ये एक ऐसा बदलाव था जिसके नतीजे बहुत दूर तक और बहुत गंभीर होने वाले थे। धार्मिक मामलों में इस सख्त रवैये ने साम्राज्य की गैर मुस्लिम आबादी को अलग थलग करना शुरू कर दिया। कह सकते हैं कि इसी दौर में आने वाले वक्त में होने वाली बगावतों के बीज बोए जा रहे थे। तो देखिए, आर्थिक दबाव, सैनिक नाकामी और समाज में बढ़ता तनाव, इन सब ने मिलकर शाहजहां के शासन के एक बहुत ही ड्रामेटिक और दुखद अंत की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी थी। और यहाँ आती है इतिहास की सबसे बड़ी आयरनीज में से एक। सोचिए, जिस बादशाह ने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनवाई, उसे उसी के अपने बेटे ने तख्त से हटाकर कैद कर दिया, और जिंदगी के आखिरी 8 साल उसने एक कैदी की तरह गुजारे, जहां से उसे बस अपनी ही बनाई सबसे शानदार चीज, ताजमहल दिखाई देता था। तो फिर
इस पूरे दौर को कैसे समझा जाए, इस चमक और इस दर्द की इन दो अलग अलग कहानियों को एक साथ जोड़कर कैसे देखा जाए। अगर उनके शासन की कमियों को देखें तो हद से ज्यादा खर्च, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई नए सुधार नहीं और कंधार जैसी बड़ी हार, इन सब ने मिलकर साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया, एक ऐसी कमजोरी पैदा कर दी जिसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ना तय था। तो उनकी विरासत को हम दो तराजू पर तौल सकते हैं। एक पलड़े में है उनकी बनाई हुई शानदार इमारतें जो आसमान छू रही हैं, और दूसरे पलड़े में है साम्राज्य की अपनी सेहत, उसकी स्थिरता जो लगातार नीचे की ओर जा रही थी। और ये कड़वी हकीकत है कि आर्किटेक्चर का वो स्वर्ण युग ही शायद मुगल साम्राज्य के पतन की वजह में से एक बहुत बड़ी वजह बन गया। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर किसी भी शासक की कामयाबी का पैमाना क्या होना चाहिए? वो शानदार इमारतें जो सदियों तक खड़ी रहती हैं, या फिर एक खुशहाल और मजबूत समाज जो अपने लोगों की भलाई करता है?